हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा, जिसमें हमने 4 चैप्टर डिस्कस किए थे। आज जो हमारा 5th चैप्टर रहेगा वो रहेगा संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी जो आज का टॉपिक रहेगा संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो मोटिवेशन कोड है आज का हमारा, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। यानी यानी मौन मौन रक्षा कवच है तो स्वागत, तो मुस्कान क्या है, स्वागत द्वार है। तो इसी को फॉलो करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी संसदीय जो शासन प्रणाली है उसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो यह अनुच्छेद 53(1) के तहत करेगा। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वास्तविक जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो ब्रिटेन देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। अब हमारा जो टॉपिक है संसदीय और अध्यक्षीय यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, इसमें क्या क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम संसदीय शासन व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद करते हैं राष्ट्रपति यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को डिस्कस करते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को। तो हम डिस्कस करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, इसकी क्या क्या विशेषता हैं। इसमें दोहरी कार्यकारिणी है, एक संवैधानिक और दूसरा व्यवहारिक है। बहुमत वाले दल का शासन होता है, यानी संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत वाले दल का शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एकरूपता कार्यपालिका और विधायिका होती है। दोहरी सदस्यता, पहली सदस्यता विधायिका का, दूसरी सदस्यता मंत्रिपरिषद का। जो यानी दोहरी सदस्यता होती है, पहली सदस्यता विधायिका का और दूसरी मंत्रिपरिषद का होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। निम्न सदन का विघटन होता है, यानी इसमें जो है संसदीय शासन व्यवस्था में निम्न सदन का विघटन होता है। इनमें शक्तियों का सम्मिश्रण विधायिका और कार्यपालिका होता है, यानी इसमें शक्तियों का सम्मिश्रण विधायिका और कार्यपालिका होता है। इसके क्या क्या गुण हैं? गुण हैं इसके, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार, निरंकुशता का अभाव और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। इसके अवगुण क्या क्या हैं? अस्थिर सरकार, नीतिगत अनिश्चितता, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अब हम डिस्कस करते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं और क्या क्या अवगुण हैं। इसमें एकल कार्यकारिणी, राष्ट्रपति में भी संवैधानिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, यानी राष्ट्रपति में भी संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। उत्तरदायित्व का अभाव होता है। राजनीतिक एकरूपता का अभाव होता है। एकल सदस्यता, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति में है
जो राष्ट्रपति की जो शासन व्यवस्था है उसमें एकल सदस्यता होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते। इस व्यवस्था का नियंत्रण राष्ट्रपति करता है, यानी इस जो व्यवस्था का नियंत्रण है राष्ट्रपति करता है। निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में शक्तियों की पृथकता विधायिका एवं कार्यपालिका में का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके क्या क्या गुण हैं और अवगुण, इसको डिस्कस करते हैं। गुण है इसके: स्थिर सरकार, नीतियों में निश्चितता, शक्तियों के विभाजन का अभाव और विशेषज्ञों की सरकार। तो इसमें जो है गुण है: स्थिर सरकार, नीतियों में निश्चितता, शक्तियों के विभाजन का अभाव, विशेषज्ञों की सरकार। अवगुण है इसके: कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य टकराव, उत्तरदायित्वहीन सरकार, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना और संकुचित प्रतिनिधित्व। तो ये था हमारा संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, इसमें जो तुलनात्मक इसका अंतर क्या क्या था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं भेद की गई हैं। तो ये कहेंगे अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं भेद की गई हैं, और ये पूछा गया था UPPCS 1995 में पूछा गया था। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो ये निश्चित की गई 35 वर्ष निश्चित की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम आयु की सीमा है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं भेद की गई हैं? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यानी जो राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं भेद की गई हैं वो हैं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो तथा वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है हमारा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पौंडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, पौंडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पौंडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? दिल्ली और पौंडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो वो किया गया 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है JPCS 2005 में, यानी जम्मू कश्मीर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? संविधान के जो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति दी गई है वो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसके अभी और पार्ट आने वाले हैं तो उनको देखना ना भूलें। सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद और पार्ट को देखें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।